सो क्लास 11 फिजिक्स में हम लेसन 5 कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फोर्स और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लिया था। आज हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखने से पहले हम मोमेंट देखेंगे, या मोमेंटम, सॉरी, हम क्या देखेंगे, मोमेंटम क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। फिर भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज की हेडिंग स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से स्टूडेंट। एक न्यू टर्म है बिल्कुल, और सेकेंड लॉ को समझने के लिए, है ना, सेकेंड लॉ जो होता है न्यूटन का, उसको समझने के लिए आपको मोमेंटम आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं कि फोर्स कितना होता है ना। क्वांटिटेटिव वैल्यू का मतलब होता है नंबर में वैल्यू कितनी हो सकती है। फर्स्ट लॉ ने हमको बता दिया कि फोर्स क्या कर सकता है। फर्स्ट लॉ ने ये समझाया कि फोर्स किसी बॉडी को स्टेट चेंज कर सकता है ना, उसकी बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन वो फोर्स कितना होता है क्वांटिटी में, नंबर में, है ना, कितने वैल्यू कितनी होती है, वो सब हम सेकेंड लॉ से सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मोमेंटम देखते हैं क्या होता है। सो स्टूडेंट, मोमेंटम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। मतलब कोई बॉडी जो चल रही है ना, मोमेंटम की डेफिनेशन लिख लेते सबसे पहले। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of mass and velocity of a moving body। मतलब कोई भी मूविंग बॉडी जो है उसके मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम, है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी यूज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है मोमेंटम, तो मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पी से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल पी, ऊपर लगा दो एरो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। तो मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। किसी चलती हुई बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी। यूनिट की बात कर लें तो यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट होती है kg, और इसकी स्पीड आपको पता ही है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऐसे ही होती है ना, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट लिख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इस सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले इसको पढ़ रहे हैं, इसके लिए समझिए स्टूडेंट। हम समझते हैं इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के मोमेंटम से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं जो हम लोग हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, दैट कि अगर आपके पास कोई एक बस है ना, वो सपोज 1000 kg की है, और अगर वो सपोज 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही हैं। एक साइकिल है, मतलब साइकिल पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को और साइकिल को दोनों का वेट मिलाकर 100 kg हो गया मान लो, ठीक है। और वो सपोज ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर पर सेकेंड से वो भी चल सकती है ना। इस स्पीड से चलने वाली दो चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति रोकना चाहे तो उसे किस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इस ज़्यादा वेट वाली बॉडी पर
या कम वेट वाली बॉडी पर। तो ये चीज़ डिसाइड होती है मोमेंटम से। तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं मोमेंटम किसका ज़्यादा है। मोमेंटम ज़्यादा होगा पी का, सॉरी बस का, क्योंकि यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी करना है। पी बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम ऑफ बस, पी बस लिख दिया मैंने, पी बस मतलब मोमेंटम ऑफ बस। बस का मोमेंटम कितना होगा 1000 kg इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। और उसी टाइप से अगर मैं साइकिल का निकालूंगा, पी ऑफ साइकिल मतलब मोमेंटम ऑफ साइकिल, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 इंटू 1। तो 100 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1000 kg मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं ये 10,000 kg मीटर पर सेकेंड है और ये 1000। और कॉमन एक्सपीरियंस भी क्या कहता है, हम लोगों को अगर बोला जाए कि इस बस को रोको या इस साइकिल को रोको, तो साइकिल को रोकना आसान होगा, है ना, एज कम्पेयर टू बस। ठीक है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा दिख रहा है ना आपको। 1000 kg वेट की चीज़ को रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। और साइकिल जो है वो थोड़ी हल्की है, तो उसको रोकने के लिए और कम वेट हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने एक एग्जांपल देखा कि जो जिनका मास ज़्यादा हो, तो सिंपल है, मोमेंटम को यहाँ से देखिए, मोमेंटम किसका ज़्यादा होता है, मोमेंटम उसका ज़्यादा हो जिसका मास ज़्यादा हो। अगर दो बॉडी हैं, अगर वो एक ही स्पीड से चल रही हैं, देखो यहाँ पर भी स्पीड 10 थी, यहाँ पर भी, लेकिन मास किसका ज़्यादा था, बस का। तो जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसका मोमेंटम भी कैसा होगा स्टूडेंट, हायर होगा। और जिस चीज़ का मास कम है उसका मोमेंटम भी कम होगा। उसी टाइप से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक स्टोन है जो कि 50 ग्राम का है या 10 ग्राम मान लो। 10 ग्राम का कोई स्टोन है, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। एक बुलेट है, वो भी 10 ग्राम की है और वो 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। तो अब मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, अभी भी मोमेंटम बुलेट का ज़्यादा होगा, क्योंकि मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, 400। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि करके देखिए, पी स्टोन निकालिए आप, मोमेंटम निकालिए स्टोन का, कितना होगा, स्टोन का मोमेंटम होगा 10 इंटू 100, इसका मतलब 1000 ग्राम है ना, कोई बात नहीं, ग्राम लिख लीजिए, ग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी टाइप से अगर बुलेट का निकालें, बी लिख लो इसको खाली, बुलेट का निकालें तो 400 इंटू 10, तो 4000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होता है, यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा है बुलेट का। तो जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, सिंपल सा समझ लो आप, उस बॉडी को मोशन में लाने के लिए या मूविंग बॉडी को स्टॉप में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा। जिसका मोमेंटम ज़्यादा, उसको ज़्यादा ही फोर्स से हमको रोकना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे और हम धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, मोर इज़ द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, मोर इज़ द फोर्स नीडेड टू चेंज इट्स स्टेट, मतलब उतना ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेट मतलब अगर वो रेस्ट में है और अगर उसको चलाना है, मोशन में लाना है तो भी आपको, और अगर वो मोशन में है, कहाँ है, मोशन में, उसको रोकना है तो भी आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिस चीज़ का मोमेंटम ज़्यादा होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कभी हम लोग छत पे से कोई चीज़ फेंकते हैं तो जिसका वेट ज़्यादा होता है, जिसका वेट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे आप किसी छोटे से स्टोन को फेंकोगे तो और किसी के सर पे लगा तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, और लेकिन भारी सा कोई पत्थर फेंक दोगे तो शायद वो मर भी जाता है, क्योंकि फोर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे मोमेंटम में चेंज होना, क्योंकि मोमेंटम में जब हम चेंज करते हैं वही हमारी मेन चीज़ होती है। सो नेक्स्ट है हमारा चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज कैसे हो सकता है स्टूडेंट, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है पी का m इंटू वी।
अगर आपको इस पी को बदलना है तो पी किस पे डिपेंड करता है? पी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक किसी बॉडी के मास पर और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी पर। अब ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है, मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि मास कम नहीं होता है, लेकिन हमारे जनरल एक्सपीरियंसेस जो हम लोग देखते हैं हमारे रेगुलर लाइफ में कि कोई व्यक्ति चलते चलते छोटा बड़ा नहीं हो जाता है ना, या कोई बस है, कार है, कोई चीज़ ट्रेवल कर रही है तो उसका मास अपने आप कम नहीं होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मुझे इसको चेंज करना है तो दो चीज़, या तो ये कम या ज़्यादा हो जाए, या तो मास कम ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे सपोज सिंपल सा एग्जांपल लिखिए कि भाई मोमेंटम मैं निकाल रहा हूँ, मेरा मास पहले 10 ग्राम था, है ना, वेलोसिटी कुछ भी है, अभी इसको वी रखो। अब एक बार मैंने मोमेंटम निकाला, मेरी 10 ग्राम की चीज़ 100 ग्राम हो गई। कितनी हो गई? 100 ग्राम। तो क्या होगा? मोमेंटम इसी का ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है 100 ग्राम, इसका 10, वेलोसिटी तो वही है। बट ऐसा होता है क्या? तो जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है कि किसी बॉडी का मास चेंज होता है, लेकिन कहाँ होता है? जैसे रॉकेट प्रोपल्शन हम जो करते हैं, जब रॉकेट्स को छोड़ा जाता है तो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो फ्यूल खत्म होता जाता है, और फ्यूल खत्म होएगा तो उसका मास कम होता जाता है स्टूडेंट, है ना। बट वो केस हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ हम अभी एक चीज़ मान के चलिए कि जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, जो हमारे रेगुलर लाइफ में देखते हैं, वहाँ पर मोमेंटम चेंज नहीं होता है, मतलब सॉरी मास चेंज नहीं होता है। मास ज़्यादातर चीज़ों का कांस्टेंट होता है। चेंज कहाँ होता है मैंने बता दिया, रॉकेट्स में चेंज हो जाता है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो हम मास को क्या मान सकते हैं? मास को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, है ना। हमारे आसपास की जो एग्जांपल हम देखेंगे वहाँ पर मास कांस्टेंट होता है, बट वेलोसिटी कैन बी चेंज। वेलोसिटी चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है स्टूडेंट? वेलोसिटी चेंज हो सकती है। कहाँ कहाँ वेलोसिटी चेंज हो सकती है? अगर पहले वेलोसिटी 0 है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? रेस्ट में वेलोसिटी होती है 0। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि P बराबर m इंटू वी की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो 0 इंटू एम, मोमेंटम के भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हमारा मोमेंटम भी 0। इसका मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों 0 होते हैं, ठीक है। मास तो उसका वही रहेगा। अब इस ब्लॉक को हम फोर्स लगाते हैं, क्योंकि बिना फोर्स तो हमने पहले लॉ ने क्या समझा दिया? फर्स्ट लॉ ने समझा दिया है कि ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। आपने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव करेगी। अगर रेस्ट में है तो मूव करेगी, है ना, क्योंकि अभी किस में है? ये रेस्ट में। एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो बॉडी चलने लगेगी। अगर बॉडी चलती है तो उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी, कोई ना कोई वेलोसिटी। इसका मतलब आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो उसके अंदर वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई? जब आपने फोर्स लगाया तो इस बॉडी के अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई, और अगर उसके अंदर वेलोसिटी आ गई तो उसका मोमेंटम कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब P बराबर, अगर सपोज कि F फोर्स लगाने पर मैंने उस पर F फोर्स लगाया तो उस पर मान लो V1 वेलोसिटी आ गई, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मास हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट होता है, तो मोमेंटम हो जाएगा m इंटू V1। पहले मोमेंटम क्या था? 0 था। हमने कुछ फोर्स लगाया तो मोमेंटम ये हो गया। मतलब फोर्स और क्या कर सकता है? फोर्स मोमेंटम को भी चेंज करता है। फोर्स क्या करता है? किसी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करता है, ठीक है। अब हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? तो मोमेंटम में चेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? चेंज को हम जनरली ट्रायंगल से शो करते हैं, इसको कहा जाता है चेंज या डेल्टा। डेल्टा P का मतलब होता है P के अंदर चेंज होना। सपोज इसको मान लो कि आपका P1 है और ये आपका क्या है? P2 है ना। इनिशियल भी कह सकते हो, इसको फाइनल कह सकते हो कि स्टार्टिंग में इनिशियली आपका मोमेंटम 0 था। जब आपने कुछ फोर्स लगा के इसकी वेलोसिटी को V1 बना दिया, हमने इसको मोशन में ले आए, इसको धक्का दिया, इसको बैल से खिंचवाया, है ना, ट्रक से खिंचवाया, कुछ भी किया, उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी ला दी हमने। तब उसका वेलोसिटी V1 होने से उसका मोमेंटम बदल गया। मोमेंटम अब क्या हो गया? m इंटू V1। तब
यहाँ पर मोमेंटम क्या था, यहाँ पर मोमेंटम था m इंटू जीरो, यहाँ पर मोमेंटम क्या है m इंटू V1 है। तो ये होता है P2 माइनस P1। डेल्टा P का मतलब होगा P2 माइनस P1। क्या होगा स्टूडेंट, P2 माइनस P1 होगा। अब P2 की जगह आप क्या रख सकते हो, उसकी वैल्यू, P2 की जगह वैल्यू क्या रखोगे, MV1। P1 की जगह उसकी वैल्यू रख दो m इंटू जीरो। ये m इंटू जीरो क्यों रख रहा हूँ, ये जीरो इसलिए रख रहा हूँ, अभी आप समझेंगे कि हम m को कॉमन लेना चाहते हैं, m इंटू जीरो। इन दोनों स्टेप में m, क्योंकि m कभी ख़त्म नहीं होगा भाई, मास है बॉडी का, तो उसको धक्का देने से मास ख़त्म नहीं होगा, मास तो सेम रहेगा, क्योंकि मास को हमने क्या माना है, कांस्टेंट। तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू m हमने कॉमन लिया, तो ये हो गया v1 माइनस जीरो। अब आप देखो इस v1 माइनस जीरो को हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज ही हुआ ना, पहले वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, v1। मान लो इस केस में हमने जो वेलोसिटी मानी है, हमने उसको शुरुआत में जीरो मान लिया है ना, हम उसको जीरो ना मान के ये ऐसा बोल सकते हैं कि कोई बॉडी है ना, वो इनिशियली v1 वेलोसिटी से चल रही है, किससे चल रही है, v1, और उसका मास तो m है, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया स्टूडेंट, p1 बराबर mv1 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं, हमने इस पर फोर्स लगाया, भले बॉडी चल रही है, अगर कोई बॉडी चल रही है हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो या दो कारण, दो चीज़ हो सकती है, या तो उसकी स्पीड कम होगी या स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। सपोज मैंने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और उसकी स्पीड बढ़ गई, उसकी वेलोसिटी v1 से हो गई v2, या घट भी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ी हो या घटी हो, उसकी वेलोसिटी v1 से चेंज होकर v2 हो गई, तो उसका नया मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2 बराबर m इंटू v2। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या बन गई है, v2, तो ये बन गया mv2, है ना। अब अगर मैं ये जो दूसरा फॉर्मूला है चेंज के लिए इसको यूज़ करूँ तो क्या होगा, डेल्टा p बराबर क्या देखा, p2 माइनस p1। p2 क्या है आपका, mv2 माइनस mv1, दोनों में m कॉमन है, तो आप क्या करोगे, आपने m कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से m गया, यहाँ से m गया, यहाँ से m जाएगा, तो सिर्फ v2 बचेगा, माइनस फॉर्मूले का यहाँ से m जाएगा, तो क्या बचेगा, v1 बचेगा स्टूडेंट। अब v2 माइनस v1 को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी में चेंज होना, क्योंकि पहले वेलोसिटी v1 थी, फोर्स लगाया, वेलोसिटी v2 हो गई, मतलब v1 से v2 एक चेंज है, v2 माइनस v1 वेलोसिटी में चेंज को शो करता है, तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा v। ये होता है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला। इसको अगर आप सिलेबस में लिखना चाहो तो मैं आपको छोटा सा डेरिवेशन समझा देता हूँ, जो हमने किया है वही लिखेंगे, बस उसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख लेते हैं। हम ये लिखेंगे, ये डेरिवेशन स्टूडेंट आप लोगों को स्कूल की एग्ज़ाम में काम आता है, स्कूल में जब आप लोग पढ़ते हैं आपको स्कूल के जो टेस्ट होते हैं वहाँ काम आता है। तो हम लिख लेते हैं, ये किस चीज़ का करवा रहा हूँ मैं, चेंज इन मोमेंटम, है ना। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, डिराइव इट्स फॉर्मूला, मतलब मोमेंटम में चेंज क्या होता है, इसका फॉर्मूला डिराइव कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1, यहाँ पर आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v2। हमने क्या मान लिया कि बॉडी है जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, एंड इट्स मास इज m kg। मान लो कि इसका मास कितना है, m। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट, इनिशियल मोमेंटम मतलब जब पहले उसकी वेलोसिटी v1 थी, क्या थी वेलोसिटी v1, तो इनिशियल मोमेंटम को नाम दो आप p1, जो कितना होगा, m इंटू v1 होगा। अभी हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं ना।
तो P1 इज इक्वल्स टू m इंटू V1। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम P2 बराबर हो जाएगा m इंटू V2, क्योंकि पहले वेलोसिटी V1 थी, आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी V2 हो गई, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? mv2। हमने अभी देखा कि डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1। तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू mv2 माइनस mv1। तो डेल्टा P की वैल्यू क्या आ गई? mv2 माइनस v1। और v2 माइनस v1 को भी हम क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी के चेंज को भी डेल्टा से शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम का एक छोटा सा डेरिवेशन, जो एग्ज़ाम स्कूल के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा काम आता है बच्चों आपको। ठीक है, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको ये आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि मोमेंटम में चेंज क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? वेलोसिटी में। मास को जनरली हम कांस्टेंट मानते हैं, मैक्सिमम केसेस में कांस्टेंट मानते हैं, कहीं कहीं पर नहीं होता है। जो मैंने बता चुका हूँ आपको कि जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं तो उसकी बॉडी में से फ्यूल बाहर निकलता जाता है, और फ्यूल बाहर निकलता है तो उसका मास धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वहाँ पर मास इंक्रीज़ या डिक्रीज़, मतलब डिक्रीज़ ही मान लें, इंक्रीज़ तो नहीं मानेंगे, कम हो जाता है। ठीक है, पर वो केस यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। सो स्टूडेंट, इस डेरिवेशन को हमने देखा, इसको हम फिर से थोड़ा चलते हैं ऊपर। वैसे हमने देख चुके हैं, यहाँ लिखा है वेलोस आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी चेंज। तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? कोई मैजिक हो गया स्टूडेंट कि वेलोसिटी चेंज हो गई? कोई मैजिक नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होना सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, और जिसको कहते हैं कि कोई फोर्स लगेगा। जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा वेलोसिटी नहीं बदल सकती, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, कि जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा, है ना। फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि बॉडी जो जैसी स्टेट में है वो वैसी रहेगी जब तक कि कोई दूसरा फोर्स उसको चेंज ना करे। वेलोसिटी में चेंज तभी होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी नहीं बदलेगी। इसका मतलब है कि अगर मोमेंटम में चेंज होगा, क्या होगा स्टूडेंट? मोमेंटम में चेंज होगा तो उसके लिए फोर्स जरूरी है, और यही हमारा सेकंड लॉ कहता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लिखेंगे यहाँ पर, है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का जो रेट होता है, द रेट ऑफ मोमेंटम, सॉरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख लो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट जहाँ तक ज़्यादातर क्या होता है, रेट में टाइम का ही यूज होता है, पर फिर भी लिख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, टू द force applied on it। सुन, फिर से सुन लीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जो फोर्स अप्लाई होता है उस पर होता है, एंड जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, एंड दिस चेंज is happened in the direction of force, in the direction of force। क्योंकि हमने देख रखा है ना, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है तो दो चीज़ों में चेंज होता है,
है ना, डायरेक्शन भी बदलना चाहिए। तो डायरेक्शन बदले या ना बदले, जिधर फोर्स लगेगा मोमेंटम भी उस तरफ चेंज हो जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन में ही मोमेंटम का चेंज होता है, ये एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि मोमेंटम चेंज उस तरफ होता है जिस तरफ फोर्स लगता है, फोर्स की डायरेक्शन में ही मोमेंटम में चेंज होता है स्टूडेंट। ठीक है, सो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड दिस इज हैपन्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये जो चेंज होता है मोमेंटम में, जो चेंज होता है वो किसकी डायरेक्शन में होता है, फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। तो स्टूडेंट ये तो थी डेफिनेशन, आप लोगों को डेफिनेशन आप लोगों की बुक में मिल जाएंगी, बट डेफिनेशन ये भी आप लिख सकते हैं, सेम है। हम इसको हटा रहे हैं। तो हमने सेकेंड लॉ देख लिया है। सेकेंड लॉ ने क्या कहा कि भाई आपको अगर मोमेंटम में चेंज करना है तो फोर्स नीडेड है, और उसका फॉर्मूला आप देख चुके हो कि फोर्स जो स्टूडेंट, ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जाम मतलब डेफिनेशन थी। अब उसका डेरिवेशन हम देख रहे हैं। हम मान लेते हैं लेट अ बॉडी ऑफ मास m, लेट अ बॉडी ऑफ मास m कि m मास की कोई बॉडी है मूविंग विथ वेलोसिटी v, किस वेलोसिटी से चल रही है, v वेलोसिटी, ऑन अप्लाइंग अ सर्टेन फोर्स, हमने इस पर कुछ फोर्स लगाया F, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है v प्लस डेल्टा v, मतलब उसकी वेलोसिटी में इतना चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया, डेल्टा v चेंज हो गया, v प्लस डेल्टा v उसकी नई वेलोसिटी हो गई। इसको आप v1 v2 भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेल्टा v मतलब कोई चेंज हुआ है उसकी वेलोसिटी में, v प्लस डेल्टा v कोई चेंज हुआ है इन टाइम इंटरवल। ये जो चेंज हुआ है ये कितनी देर में हुआ है, डेल्टा t टाइम में हुआ है, क्योंकि हमने डेफिनेशन देखी है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आता है, यानी टाइम भी ज़रूरी है, कितने टाइम में वो चेंज हुआ है ना। देन बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप क्या कह सकते हो कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा की। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने ये कहा ना कि मोमेंटम में जो चेंज होना है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का मतलब होता है, देखिए स्टूडेंट, जिसके भी अपॉन में टाइम आ जाता है ना वो उसका रेट बन जाता है। क्या बन जाता है, रेट। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही हमने बोला उधर पीछे कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। लेकिन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट, क्या फाइंड कर चुके हो आप पहले ही कि मोमेंटम में चेंज क्या होता है, मोमेंटम में चेंज होता है m इंटू डेल्टा वी। चेंज इन मोमेंटम पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग। p डेल्टा p क्या होता है, m इंटू डेल्टा वी होता है अपॉन में डेल्टा t। ठीक है, किसी किसी बुक में स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, ये स्टेप दे देते हैं f इज इक्वल्स टू k इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। वो भी सही है क्योंकि हम ये काम थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोपोर्शनल साइन का मतलब होता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इसके बदलने पर ये बदल रहा है या इसके बदलने पर ये बदल रहा है ना, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। लेकिन इक्वल बनाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट एक के है, चाहो तो इसको यहाँ लगा लेना या जो मैं कर रहा हूँ ऐसा कर लेना आप लोग। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा मैं स्टूडेंट, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको कहते हैं के। और यहाँ पर एक और वैल्यू देखो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। हम लोगों ने पढ़ा है
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का है, तो एफ का फॉर्मूला क्या हो गया, के एम ए, और यही होता है फोर्स की वैल्यू। फोर्स निकालने का फॉर्मूला ही यही है, के इंटू एम इंटू ए। अगर आपको पता है किसी बॉडी का कितना मास है और उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, तब हम उसका फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जनरली हम लोग के की वैल्यू को 1 एज्यूम करके चलते हैं, है ना। तो फॉर के इक्वल टू 1, अगर आप के को 1 मान के लें तो के कांस्टेंट है, तो के को अगर 1 एज्यूम किया जाए, जो कि होता भी है, तो एफ इज इक्वल्स टू 1 रखूँगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर एम ए ही आएगा। तो जनरली देखा जाए तो फोर्स की वैल्यू हो गई है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं यूनिट की स्टूडेंट, क्या बात करते हैं, यूनिट कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट देखा जाए तो 2, मतलब होती तो एक ही है, पर उसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। मास को लिखते हैं केजी में, ये होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक यूनिट ये हो गई, और इस यूनिट को नाम दिया गया है न्यूटन, एन। इसको नाम क्या दिया गया है, न्यूटन। एन भी बोलते हैं, कैपिटल एन, ध्यान रखना, स्मॉल एन लिख दोगे तो कोई नहीं समझेगा। कैपिटल एन का नाम होता है न्यूटन, जो कि साइंटिस्ट न्यूटन जी के नाम के ऊपर ही दी गई है। तो एन मतलब न्यूटन। फोर्स को किस में मेजर करते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और इसके अलावा ये भी बोल सकते हो केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है। अगर आप मास को केजी में लेते हो और एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स कितना होता है। सिंपल सा कि भाई फोर्स अगर कभी मुझे बोला 1 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 न्यूटन तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये 1 कब होगा, जब ये दोनों वैल्यू 1 होंगी, है ना। क्योंकि F को मैंने माना कि मेरा फोर्स 1 न्यूटन हो गया, मान लो मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मैं कैसे बोलूँगा कि 1 न्यूटन का फोर्स कितना होता है। तो 1 न्यूटन का फोर्स बताने के लिए हम इन दोनों चीज़ों को 1 मानना पड़ेगा। कि अगर कोई 1 किलोग्राम की बॉडी है, क्या है, कोई 1 किलोग्राम की बॉडी है, और उसके अंदर हम 1 यानी एक्सीलरेशन भी कितना बना रहे हैं, 1, यानी कोई 1 किलोग्राम की बॉडी में अगर एक्सीलरेशन हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर, क्या हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है, वो 1 न्यूटन का फोर्स कर रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कीजिए, स्कूल एग्जाम्स में आता है, हायर एग्जाम्स में तो नहीं होता है, स्कूल एग्जाम में पूछ लेते हैं टीचर्स कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे, 1 न्यूटन फोर्स, दैट फोर्स, ये वो फोर्स है जो क्या कर सकता है, इज दैट फोर्स विच कैन प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस कर सकता है एक्सीलरेशन, वो 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, किसमें, 1 किलोग्राम वाली बॉडी में। कि 1 किलोग्राम, सिंपल सी बात है, यहाँ देखो 1 न्यूटन कब आएगा, जब ये दोनों चीज़ें 1 होंगी। ये दोनों चीज़ें 1 कब होंगी, जब मास भी 1 हो और एक्सीलरेशन भी 1 हो। उसको हम सिर्फ वर्ड में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सिर्फ वर्ड में, क्या, कि 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है विच कैन प्रोड्यूस, जो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है एक्सीलरेशन, जो प्रोड्यूस कर सकता है एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी, किसमें, एक ऐसी बॉडी में, इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मतलब कोई भी बॉडी जो कितने kg की है, जो 1 किलोग्राम की बॉडी है। इन 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मतलब 1 किलोग्राम की जो बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है, अगर उस पर इतना फोर्स लगाएं कि वो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ला दे, तो वो फोर्स हमारा होता है 1 न्यूटन स्क्वायर। क्लियर है क्लास। तो ये हो चुका है हमारा, आगे की तरफ चलते हैं जरा क्लास।
अब हम देखते हैं, फिर से फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, के को तो हटा ही रहा हूँ मैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब हम ये मान के चलते हैं हमेशा स्टूडेंट्स, क्या मान के चलते हैं, हाँ एक और चीज़ सुन लीजिए, पी कैसी क्वांटिटी है, पी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब पी एफ भी क्या होगा, एफ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। सो हम ये देख रहे थे एफ जो होता है वो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल लें, हम लें कि टाइम टेंस टू जीरो, मतलब टाइम टेंस टू जीरो का मतलब है कि टाइम बहुत छोटा लिया आपने। जीरो का मतलब ये नहीं कि वो जीरो ही हो गया है, टेंस टू जीरो मतलब कि हमने बहुत ही छोटा टाइम लिया है। इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है, लिमिट टी टेंस टू जीरो, मतलब कि टाइम जो है अगर वो बहुत छोटा है तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसको लिखा जाता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखा जाता है। अब ये डेल्टा पी और डेल्टा टी क्या है, अगर टाइम बहुत छोटा होता है, टाइम कैसा होता है, अगर बहुत छोटा होता है तो इस डेल्टा को हम डिफ्रेंशिएशन से चेंज कर देते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो तब हम इस फोर्स को कह सकते हैं क्या, dp अपॉन dt, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक तरीका ये भी ध्यान रखना आप लोग फाइंड करने का, बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाएंगे। आपको मोमेंटम की इक्वेशन दे देंगे और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए। बट हमने p को क्या देखा है, p होता है d, p की जगह लिख सकते हैं एम वी अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएशन किसका होता है, जो चीज़ें चेंज होती हैं, मास चेंज होता है क्या, नहीं, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तब फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बाहर आ गया, डी वी अपॉन डी टी। और डी वी अपॉन डी टी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डी वी अपॉन डी टी का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला सेम ही आ जाएगा एम ए। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। अब क्लास जब ये बोल दिया गया है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अगर हम बात करें कि फोर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी लग सकता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी लग सकता है और जेड की डायरेक्शन में भी लग सकता है। ठीक है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक बॉल है, कोई फुटबॉलर आता है, इस बॉल को किक करता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये बॉल या तो सीधे रास्ते पर जाए या ऐसा टेढ़ा जाए, मतलब प्लेन में जाए, या बॉल ऐसे स्पेस में भी जा सकती है ना, ऐसे ऊपर भी जा सकती है, मतलब वो इसको या तो सीधे 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, तीनों डायरेक्शन में इसको फेंक सकता है। मतलब फोर्स जो लग रहा है वो तीनों डायरेक्शन में लग सकता है, एक्स वाई जेड में। ठीक है, अगर हमको कभी ऐसा टाइम आए कि हमको फोर्स निकालना हो एक्स की डायरेक्शन में या वाई की डायरेक्शन में या जेड की डायरेक्शन में, तो अब फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हम देखते हैं कि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। एफ एक्स का मतलब होता है फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो वो डिपेंड करता है उसके एक्सेलरेशन के, ए की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सेम एज इट इज अगर आपको एफ वाई फाइंड करना है कि वाई की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है, तो वो क्या हो जाता है एम ए वाई। ठीक है, और एफ जेड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम ए जेड। यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से समझ में आता है हमको कि इन तीनों फोर्सेस को प्लस कर दूंगा तो टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, और इन तीनों इक्वेशन को प्लस करें तो यही इक्वेशन आ जाएगी, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड मिल के टोटल एक्सेलरेशन बन जाएंगे, है ना, और मास तो तीनों में कॉमन है।
इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स में जाएगा। उस कंडीशन में ये वाला फोर्स क्या होता है, 0 होता है, और ये वाला फोर्स भी क्या होता है स्टूडेंट, दोनों फोर्सेस हमारे 0 0 होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ध्यान रखना आप। तो ये अगर किसी एक एक्सिस की बात हो रही तो ये फोर्सेस लगेंगे। अगर आपसे एक्स एक्सिस का पूछा जाए कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। वाई एक्सिस के लिए वाई का एक्सेलरेशन, जेड एक्सिस के लिए आपको जेड का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। स्टूडेंट पहले कुछ इजी एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद कुछ हेवी एग्जांपल्स के ऊपर भी चलेंगे। इजी एग्जांपल्स में क्या आता है, एक एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी बुक के में दिया हुआ है, पहले उसी को देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। एक बुलेट है, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, मतलब 0.04 kg मास की कोई बुलेट है। वो स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड से इंटर करती है एक हैवी वुडन ब्लॉक में, मतलब एक लकड़ी के ब्लॉक में हमने एक बंदूक से गोली चलाई, वो उस वुडन ब्लॉक के अंदर जाती है और रुक जाती है। कितनी देर, 60 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद वो उस ब्लॉक के अंदर जाके रुक जाती है। तो हमको निकालना है व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द बुलेट। क्वेश्चन को समझिए, बहुत आसान है। देखिए यहीं रखता हूँ क्वेश्चन को। एक ब्लॉक है यहाँ पर बड़ा सा, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है ना। हमने यहाँ से एक बुलेट को फायर किया, वो बुलेट यहाँ टकराई। जब वो इससे टकराएगी तो इसके पास क्या है स्टूडेंट, इसके पास मोमेंटम है। क्या है इसके पास, मोमेंटम है। इसके पास मास होगा बुलेट का, दे रखा है जितना, वो किस स्पीड से आ रही है, इस स्पीड से आ रही है, मतलब इसके पास एक मोमेंटम है। जैसे ही वो इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, तो आप सभी जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट से टकराता है तो ये ऑब्जेक्ट उसको रोकने की ट्राई करेगा। सिंपल सी बात है ना। जब कोई बॉल को हम किसी दीवार से टकराते हैं तो बॉल या तो उसको रोकती है या उसकी डायरेक्शन को बदल देती है। यानी कुल मिला के होना क्या है, यहाँ पर इसका मोमेंटम चेंज होगा जब वो इससे टकराएगी। क्या होगा स्टूडेंट्स, मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन यहाँ मोमेंटम कैसे चेंज होगा कि ये टकरा के वापस नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो बुलेट होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है, पॉइंटेड होती है, ऐसा तीखी होती है, तो वो इसके अंदर घुसती चली जाएगी, है ना, इस ब्लॉक के अंदर चली जाएगी। क्योंकि बुलेट की प्रॉपर्टी क्या है कि आगे से बहुत तीखी होती है, तो वो किसी बॉडी के अंदर चली जाती है। जैसे तलवार है, ये चीज़ें हैं, मतलब जो थोड़ी नुकीली होती हैं वो किसी भी चीज़ के अंदर चली जाती हैं। तो ये बुलेट इसके अंदर जाएगी। उनने दे रखा है कि वो बुलेट कितनी अंदर गई है, वो बुलेट इस ब्लॉक के अंदर 60 सेंटीमीटर तक पहुंच गई है और यहाँ जाके रुक गई है। क्यों रुक गई होगी, क्योंकि उसका मोमेंटम वहाँ जाकर 0 हो गया होगा। क्योंकि बॉडी स्टॉप कब होती है, जब उस पर फोर्स लगना या उसके पास उसका मोमेंटम 0 हो जाए। क्योंकि अभी हमने देख लिया F बराबर क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर P यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब मोमेंटम 0 हो जाएगा, तो यहाँ वो रुक जाएगी। और मोमेंटम कब 0 होता है, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो कुल मिला के ये कारण है कि बॉडी जब इसके अंदर जाती है तो 60 सेंटीमीटर जाकर वो रुक जाती है। लेकिन क्यों रुकती है, क्योंकि ये ब्लॉक उस पर एक फोर्स लगाता है। ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है। क्या निकालता है, एक उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता है इसको रोकने के लिए। ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या लगाता है, एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है। और वही रिपल्सिव फोर्स हमको निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द बुलेट। कि इस ब्लॉक ने इस बुलेट पर कितना फोर्स लगाया कि ये बुलेट रुक गई। तो गिवन वैल्यूज में क्या लिखोगे, गिवन वैल्यूज में लिखोगे मास ऑफ बुलेट, लिख लीजिए। गिवन है मास 0.04 kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, दैट इज 90 मीटर पर सेकेंड। और आपको डिस्टेंस दे रखी है s, कितने डिस्टेंस दे रखी है, s बराबर 60 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करें तो इसको 0.60 मीटर, इतने डिस्टेंस में जाके ये रुक गई है। स्टूडेंट फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है नहीं, क्या है आपके पास, आपके पास वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल। क्या वेलोसिटी है आपके पास, इनिशियल। तो यहाँ पर आपको जो मोशन की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है वो काम आएगी। हमारे पास दो इक्वेशन है, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड इक्वेशन कहती है s इज इक्वल्स टू,
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पता है कितना है 60। इनिशियल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से आ रही थी बुलेट, इतनी वेलोसिटी से आ रही थी। टाइम नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है। एक फॉर्मूले में जब दो चीज़ पता नहीं है तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड लॉ की ओर चलो। थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ कहता है, थर्ड इक्वेशन कहती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारा काम हो गया क्योंकि हमको निकालना है एक्सेलरेशन और हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं। कौन कौन सी है? फाइनल वेलोसिटी। क्या बताया मैंने कि मूविंग जो जिस स्पीड से चलती आ रही थी एक टाइम के बाद क्या होगा? ये रुक जाएगी। ये क्या हो जाएगी? रुक जाएगी ना। मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। इसको इनिशियल मान लो तो इसको v0 मान लो, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ फाइनल लिख रहे हैं तो इसको इनिशियल मान लो। इनिशियल को हम जनरली v0 या u कहते हैं। u लिख लो चाहे v0, तो हमने यहाँ इसको v0 लिख लिया है। तो हमको ये इक्वेशन लगाकर एक्सीलरेशन निकालना होगा, क्योंकि जब एक्सीलरेशन निकाल लेंगे तो उससे फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम पहले ये इक्वेशन लगाएंगे। सो बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू u0। यू को मैंने माना है v0, तो मैं इक्वेशन को भी वैसे ही लिखूंगा v0 स्क्वायर प्लस 2as। v कितना दे रखा है? 0। उसका स्क्वायर भी 0 होगा, इसलिए इसको 0 लिख दिया। v0 स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर प्लस 2as। 2 इंटू ए, कितनी दूरी चली उसने? 0.60 मीटर। कितनी चली? 0.60। 90 का स्क्वायर होता है 90 इंटू 90 का स्क्वायर होता है 8100। ठीक है स्टूडेंट, ये अभी इधर प्लस का इस तरफ आएगा तो बनेगा -8100। इसके जाने के बाद यहाँ क्या बचेगा? 2a और ये वैल्यू है ना, तो 2 इंटू ए इंटू 0.6 लिख लो। लास्ट के 0 को हटा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में 0 कोई काम का नहीं होता है। हमें a निकालना है। a निकालने के लिए दोनों वैल्यू डिवाइड में आ जाएंगी, तो -8100 2/0.6। 2 से कट करेंगे तो जाएगा ये 4050 बार। अपॉन में है 0.6, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। तो आपके a की वैल्यू कितनी हो गई? 40500/6। अब इसको डिवाइड करना आप लोगों के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू आ रही है -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन हो रहा है स्टूडेंट्स के अंदर, -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि स्पीड पहले ज़्यादा थी और कम हो गई, और कुछ भी नहीं है। वो एक्सेलरेशन। माइनस क्या बता रहा है? पहले वो किस स्पीड से आ रही थी स्टूडेंट? पहले वो इस स्पीड से आ रही थी 90 से, बाद में उसकी स्पीड क्या हो गई? 0। जब स्पीड ज़्यादा से कम होती है तो ए हमारा कैसा आता है? माइनस, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं स्टूडेंट। समझाया हुआ है मैंने पुराने वीडियोज़ में। हमको निकालना है फोर्स। फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। लिख लेते हैं। F बराबर क्या हो गया स्टूडेंट? F बराबर होता है ma। फोर्स कितना दे रखा है? सॉरी, मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में? मास दिया है 0.04। एक्सीलरेशन कितना मिल गया? एक्सीलरेशन की वैल्यू आपकी आ गई। अब माइनस को मत लगाइए यहाँ पर, क्योंकि हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए। ठीक है, माइनस हमको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि किस तरफ लग रहा है। माइनस क्या शो करेगा कि ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं ना, वो बॉडी को रोकने के लिए लगा रहे हैं, है ना, रिपल्सिव फोर्स है। मल्टीप्लाई करो दोनों का। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए 6750 में 4 का मल्टीप्लाई करिए, आता तो है आप लोगों को। 4 5 20 का 0 कैरी ओवर 2। पॉइंट यहाँ पर 2 नंबर के बाद है, मतलब पॉइंट यहाँ आएगा। तो इसका मतलब आपका फोर्स जो है वो हो जाएगा 270 न्यूटन का फोर्स आपने जब लगाया तब कहीं जाके बॉडी रुकी है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लास ये था वैल्यू फोर्स का। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो यहीं तक है। अभी इसके ऊपर एक और वीडियो आएगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थ्योरी में ही निकल चुका है। अब ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी देखने में।
इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा सिर्फ सेकेंड लॉ और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स का। फर्स्ट इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम और एक छोटा सा एग्जांपल देखा। इसके बाद सेकेंड वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके अलग अलग तरह के जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं वो सब तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।